नमस्कार मित्रों, पीपल्स पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रंजीत कुमार सिंह और आप मेरे साथ हैं बेगूसराय ज़िले में। आज हम बात करेंगे बेगूसराय ज़िले की और इस ज़िले में हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर जाएंगे जहां इस भौतिकवादी युग में भी आपको, इस कलयुग में भी आपको सतयुग का एहसास होगा। आप अपना सर्वस्व त्याग कर स्वयं को प्रकृति की गोद में समर्पित कर देंगे। तो आइए चलें हम बेगूसराय की सैर पर। सबसे पहले हम बात करें इसके नामकरण की। सन 1870 ईस्वी में बेगूसराय मुंगेर जिले के एक उपखंड के रूप में स्थापित किया गया था तथा सन 1972 ईस्वी में इसे एक जिले के रूप में स्थापित किया गया। बेगूसराय दो शब्दों बेगम तथा सराय से मिलकर बना है। भागलपुर स्टेट की रानी प्रतिवर्ष तीर्थ यात्रा हेतु यहाँ आती थी, जो कालांतर में इसके नामकरण का कारण बना। जिले में कुल 5 अनुमंडल, 18 प्रखंड तथा 1229 गांव स्थित हैं। उद्योग धंधे की बात करें तो जहां बिहार के अन्य राज्य लगभग हाशिए पर हैं, ऐसे समय में भी बेगूसराय को बिहार के औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है, औद्योगिक नगर के रूप में माना जाता है। यहाँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी, हिंदुस्तान यूरिया रसायन लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियों के साथ ही सुधा डेयरी तथा हजारों लघु एवं मध्यम उद्योग संचालित हो रहे हैं। बेगूसराय जिला इतिहास में कई पहचानों को समेटे हुए है। रूस में हुई बल्शेविक क्रांति के बाद यहाँ जनता ने वामपंथी विचारधारा को स्वीकृति प्रदान की तथा इसे भारत के लेनिनग्राद के रूप में प्रतिस्थापित किया। आइए इस जिले में कदम रखने के साथ ही हम राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को नमन करें। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश तथा क्रांति की पुकार थी, तो साथ ही कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी थी। और यही दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष उन्हें कवि से राष्ट्र कवि के रूप में स्थापित करता है। 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया गांव में पैदा हुए रामधारी सिंह दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही संपन्न हुई। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए किया तथा सन 1930 ईस्वी का समय था जब उनकी कलम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जमकर आग उगलने लगी थी। फलस्वरूप उन्हें 4 वर्षों की सेवा में 22 तबादलों का सामना करना पड़ा था और अंततः 1945 ईस्वी में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ देने का फैसला लिया। आज़ादी के पश्चात सन 1952 ईस्वी में दिनकर को राज्यसभा का सांसद मनोनीत किया गया। 1964 ईस्वी तक वह लगातार सदन के सदस्य रहे। एक बार सीढ़ियां चढ़ते पंडित नेहरू का जब पैर लड़खड़ा गए थे तो दिनकर ने उन्हें संभाला था और कहा था, जब जब सत्ता लड़खड़ाती है साहित्य ही उसे संभालती है। 26 जनवरी 1950 यानी प्रथम गणतंत्र दिवस को दिनकर ने कविता का पाठ किया था। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, राजप्रसादों में तह खानों में देवता सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, तुझे मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। इस कविता ने देश के किसानों की वास्तविक दशा का वर्णन किया था। अपनी धारदार लेखनी से उन्होंने कलम और तलवार की तुलना की थी, जो आपको सुनना चाहिए। दोनों में से क्या चाहिए, कलम या की तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति अपार।
अंधकक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। एक भेद है और वहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। जहाँ मनुष्य के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होती होते दिमाग में गोले। जहाँ पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में नहीं हुई तलवार। दिनकर ने तलवार पर कलम की विजय निर्विवाद रूप से सिद्ध कर दी थी। उर्वशी के लिए सन 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। हरिवंश राय बच्चन ने कहा था, दिनकर को एक नहीं 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार गद्य, पद, भाषा और हिंदी की सेवा के लिए अलग अलग दिए जाने चाहिए थे। अद्वितीय व्यक्तित्व के स्वामी दिनकर अपने आत्मा को ईश्वर के चरणों में बैठकर परमात्मा में समर्पित कर दिया। तिरुपति बालाजी मंदिर में दिनकर ने कहा था, हे भगवान अब मुझे मृत्यु दे दो, तथा रसिमरथी का पाठ प्रारंभ कर दिया था, जिसे सुनने हेतु सैकड़ों लोग जमा हो गए। और उसी रात हृदय में दर्द हुआ तथा हृदय गति रुक गई। रसिमरथ पर सवार उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। अब आप हमारे साथ भारत के प्रमुख 52 शक्तिपीठों में शामिल जय मंगला माता के शरण में चलिए तथा माता के मंगलकारी रूप का दर्शन कीजिए। यहाँ देवी सती का वाम स्कंद गिरा था। यह स्थान बेगूसराय के मझौल प्रखंड में स्थित है। यहाँ माता की सिद्धिदात्री तथा मंगला स्वरूप की पूजा होती है। मंदिर को पालकालीन माना जाता है तथा यह भी अनुमान लगाया जाता है कि यह एक किले के रूप में अवस्थित था। मंदिर के चारों तरफ आपको कांवड़ झील पक्षी विहार का नज़ारा भी आकर्षिट करेगा। यह एशिया महादेश का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है, जो 5467 हेक्टेयर जमीन में फैली हुई है। सन 1989 ईस्वी में बिहार सरकार द्वारा इसे पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया। वर्ल्ड सेंचुरी में आपको 59 तरह के विदेशी तथा 107 तरह के देसी पक्षी नजर आएंगे, जिनमें एक बहुत बड़ी संख्या में रूस के साइबेरिया से आए हुए मेहमान पक्षी से भी आपकी मुलाकात अवश्य होगी। अब हम आपको एक ऐसी पावन जगह पर लेकर चलेंगे जहां पर पहुंचने के पश्चात आपको कलयुग में भी सतयुग का एहसास होगा। तो चलिए मोक्षदायिनी पाप विनाशिनी माँ गंगा के तट पर गंगा घाट सिमरिया। पूरे कार्तिक मास में 1 महीने तक चलने वाले इस कल्पवास मेले में दूर दूर से आने वाले लोग इस संसार के तमाम भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर तथा मोह माया रूपी बंधनों से मुक्त होकर गंगा तट पर पर्णकुटी बनाकर रहते हैं तथा गंगा लाभ करते हैं। मिथिला वासियों का कल्प स्थली और मोक्ष धाम के रूप में प्रसिद्ध सिमरिया घाट अनेक इतिहासों का गवाह रहा है। विदेह राजा जनक ने जीवन के अंतिम काल में यहीं कल्पवास किए थे तथा मोक्ष प्राप्त किए थे। मंडन मिश्र तथा विदुषी भारती को भी यही मोक्ष प्राप्त हुआ था। कविवर विद्यापति ने भी गंगा की गोद में ही मोक्ष की प्राप्ति की थी। मिथिला, अंग तथा मगध की संगम स्थली सिमरिया एक ऐसी तपोभूमि है जो आदिकाल से आधुनिक काल तक अपने मूल रूप में अवस्थित है।
आप कल्पना करें कि आप अपने साधनों जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, गाड़ी, आपके ब्रांडेड कपड़े, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि को छोड़कर इसके बिना कितने दिनों तक अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। कई लोग के लिए दिन तो क्या, घंटों जीवन व्यतीत करना मुश्किल होगा, मगर यहाँ आने वाले कल्पवासी एक साधारण वस्त्र पहनकर बालू के ढेर पर एक पर्णकुटी बनाकर जमीन पर सोते हैं तथा प्रकृति की गोद में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। वर्ष 2012 में सिमरिया कल्पवास मेले को बिहार सरकार ने राजकीय मेले का दर्जा प्रदान किया तथा 2 बार यहाँ कुंभ मेले का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है। बेगूसराय में नौलखा मंदिर जहां शहर के प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है, वहीं अजातशत्रु का किला पुरातत्व विभाग को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आवागमन की दृष्टि से यह जिला रेल मार्ग तथा NH 28 और 31 के द्वारा समस्त देशों से जुड़ा हुआ है। जिले में राजकीय मार्गों की कुल लंबाई 295 किलोमीटर है तथा 95% गांव मुख्य मार्ग से जुड़े हुए हैं। वहीं गंगा नदी पर बना राजेंद्र पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को आपस में जोड़ता है। इस पुल का उद्घाटन सन 1959 ईस्वी में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने किया था तथा इसका निर्माण ब्राथवाइट बर्न एंड जेसॉप कंस्ट्रक्शन द्वारा किया गया। यह 1.2 मील लंबा है, अतः पर्यटन हेतु आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं तथा भौतिक जीवन की आपाधापी से दूर गंगा की गोद में बैठकर परम शांति का अनुभव कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं पीपल्स पाठशाला के अगले एपिसोड में नए जिले में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए